वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल या फिर C4 पाथवे हम जिसको बोल रहे थे। दो टाइप के प्लांट होते हैं, या तो C3 प्लांट या फिर C4 प्लांट। C3 प्लांट में C3 साइकिल होती है जिसको कैल्विन साइकिल हम बोलते हैं, और C4 वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर C3 साइकिल भी होती है और C4 साइकिल भी होती है। यानी C4 वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर C3 साइकिल भी होगी। C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। कैल्विन साइकिल जो है हमारी C3 साइकिल वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगी। अब हम पढ़ते हैं C4 साइकिल या फिर C4 पाथवे के बारे में, जिसको बोलते हैं हैच एंड स्लैश पाथवे। C3 जो हमारा पाथवे था जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन साइकिल में हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP के साथ इसको मिलाकर एक रूबिस्को एंजाइम इसमें लगता था, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता था वो बनता था 3PGA। ये था हमारा C3 पाथवे का। अगर C4 पाथवे की बात करें तो C4 पाथवे में जो CO2 को यूज करके, CO2 का यूज होगा, RuBP यूज नहीं होगा, यहां पर होगा PEP। PEP यूज करके यहां पे बनेगा हमारा PEP कार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। तो C3 जो साइकिल थी जिसको हम कैल्विन साइकिल बोल रहे थे, उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है हमारा 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके दो मॉलिक्यूल यहां पे बन रहे थे। हमारा यहां पे बनता है CO2 का यूज करके PEP, एक हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये हमारा 6 कार्बन, 5 कार्बन और 1 कार्बन, दोनों मिलाकर 6 कार्बन। 6 कार्बन और एक ये 6 कार्बन के दो हमारे PGA के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहां पर 3 कार्बन PEP और 1 कार्बन CO2, दोनों मिलाकर एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये है हमारी C4 पाथवे जिसको बोलते हैं हैच एंड स्लैश पाथवे। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं C4 पाथवे को। C3 पाथवे को हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं C4 पाथवे जो कि है हैच एंड स्लैश पाथवे। तो हैच एंड स्लैश पाथवे जो है ये हमें ड्राई ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इट प्रेजेंट इन द प्लांट अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। जो प्लांट सूखे में रहते हैं, जो पानी को बचाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। अच्छा, जो C4 वाले प्लांट हैं, क्या इनके अंदर C3 साइकिल होगी? C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है, चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो। C3 पाथवे तो सब में होता है, यानी ग्लूकोज बनाने का, जो फूड बनाने का जो हमारा एकमात्र तरीका है वो C3 साइकिल है। तो C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगी, चाहे C4 हो चाहे C3 प्लांट हो। दो टाइप के प्लांट हमारे, C3 प्लांट और C4 प्लांट। C3 प्लांट में तो C3 साइकिल होगी ही, लेकिन C4 प्लांट के अंदर भी C3 साइकिल होती है। ये वाले जो हमारे C4 पाथवे वाले प्लांट हैं, ये वाले प्लांट C3 वाले प्लांट से कैसे अलग हैं? इन प्लांट्स के अंदर C4 पाथवे वाले प्लांट के अंदर जो हमारी एनाटॉमी होती है लीफ की, उसको बोलते हैं हम क्रेंज एनाटॉमी। यहां पर जो लीफ है, लीफ के अंदर एक बंडल सीड सेल होती हैं। जैसे ये लीफ है, ये एक हमारी लीफ है। तो C4 प्लांट में क्या होगा कि जो वेस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं, ये जो वेन्स वगैरह आ रही हैं, मिडरिब है, बीच वाली पार्ट है, इसको बोलते हैं मिडरिब। और ये वेन्स जो आ रही हैं यहां पर, मिडरिब्स और वेन्स, इसके चारों तरफ, मिडरिब्स के और वेन्स के चारों तरफ होती हैं बंडल शीथ सेल। और ये बंडल शीथ सेल बस हमें C4 प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगी, C3 प्लांट के अंदर को देखने को नहीं मिलेंगी। C3 प्लांट के अंदर बस मीजोफिल सेल होती हैं, लेकिन C4 प्लांट के अंदर बंडल शीथ सेल भी होती हैं और मीजोफिल सेल तो होती ही हैं। तो बंडल शीथ सेल और
मीजोफिल सेल। तो ऐसी एनाटोमी को जिसमें जो वेस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आ रहे हैं इस मिडरिब में और वेन्स में, और इन मिडरिब और वेन्स के चारों तरफ है बंडल सीज सेल, और ऐसी एनाटोमी को जिसके चारों तरफ बंडल सीज सेल हो उसको बोलते हैं हम क्रैंज एनाटोमी। ठीक है, अब इसमें जो बंडल सीज सेल है इसकी कई सारी लेयर्स हो सकती हैं, सेवरल लेयर्स हो सकती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम इस मिडरिब में और वेन्स में आ रहे हैं, मिडरिब और वेन्स के चारों तरफ है बंडल सीज सेल और उनके चारों तरफ फिर हमारी मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल तो C3 प्लांट में भी होती हैं और C4 प्लांट में भी होती हैं। C4 प्लांट में बस क्या है कि बंडल सीज सेल ज्यादा है, C3 प्लांट में मीजोफिल सेल, C4 प्लांट में भी मीजोफिल सेल। सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में मीजोफिल सेल तो होती हैं, लेकिन C4 प्लांट में बंडल सीज सेल होती हैं वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ, और इन बंडल सीज सेल की कई सारी लेयर्स हो सकती हैं। ऐसी एनाटोमी को हम बोलते हैं क्रैंज एनाटोमी। आसान है, सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारी बंडल सीज सेल है ये वेस्कुलर जो हमारे टिश्यू आ रहे हैं जाइलम और फ्लोएम इनके चारों तरफ हैं और कई सारी लेयर्स में हो सकते हैं। तो C4 प्लांट के अंदर दो तरह की सेल, एक तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल है बंडल सीज सेल, और उनके चारों तरफ हमारी मीजोफिल सेल। एक हमारी ये वाली सेल जिसको बोलते हैं मीजोफिल सेल, इसको बोलेंगे मीजोफिल। मीजोफिल सेल। और जो नीचे वाली है ये है बंडल सीज सेल। बंडल सीज सेल और मीजोफिल सेल। अब ये जो बंडल सीज सेल है ये वाली सेल बस हमारी C4 प्लांट के अंदर है। मीजोफिल सेल तो C3 प्लांट में भी हैं और C4 प्लांट में भी हैं। इन बंडल सीज सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन है, जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो भी थिक होती है और इम्परमिएबल होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। मतलब बंडल सीज सेल से कोई भी गैस बाहर नहीं निकल सकती। गैस का मतलब अगर यहाँ पर हमारी CO2 है तो वो CO2 यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अगर मीजोफिल सेल के अंदर जैसे अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ यहाँ से ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल सकती है, ये हो सकता है। लेकिन जो बंडल सीज सेल है, इन बंडल सीज सेल की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक है और ये इम्परमिएबल है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, यहाँ से कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस भी नहीं है जिसकी वजह से कोई गैसेस वगैरह यहाँ से बाहर निकल पाए। तो होगा क्या कि जो गैस अगर बंडल सीज सेल के अंदर है वो गैस बंडल सीज सेल के अंदर ही रहेगी, लेकिन अगर मीजोफिल सेल के अंदर है तो वहां से बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। ठीक है, देखो यहां पर ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं और वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ ये हमारी लीफ की क्रैंज एनाटोमी दे रखी है। वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ यहां पर हमारी बंडल सीज सेल है और इन बंडल सीज सेल के पास में हमारी फिर मीजोफिल सेल है। अगर C3 प्लांट होता तो बस मीजोफिल सेल होती, लेकिन अगर C4 प्लांट है, C4 प्लांट होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट होते हैं, C4 प्लांट हमारे अच्छे होते हैं C3 प्लांट के कंपेयर में। C4 प्लांट के जो वेस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ वाली जो ये सेल है इन सेल्स को बोलते हैं बंडल सीज सेल, और बंडल सीज सेल के पास काफी लार्ज अमाउंट में हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और नीचे वाली जो सेल है बंडल सीज सेल के नीचे जो सेल है इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल हमारी C3 प्लांट में भी होती है, C4 प्लांट में भी होती है। अब पढ़ते हैं C4 पाथवे, हैच एंड स्लैश पाथवे, कैसे ये C4 साइकिल होती है उसको डिटेल में। C4 जो साइकिल है हमारी दो सेल के अंदर होगी, एक तो मीजोफिल सेल और दूसरी बंडल सीज सेल। ऊपर वाली जो सेल दिख रही है ये है हमारी मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल तो C3 प्लांट में भी होती है और C4 प्लांट में भी होती है। दूसरी हमारी जो बंडल सीज सेल है, जो बंडल सीज सेल है ये वाली सेल स्पेशल है C4 प्लांट में, और ये वाली सेल की वजह से ये सेल बंडल सीज सेल वेस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ होती है और उससे बनती है हमारी क्रैंज एनाटोमी।
बंदरशील सेल में हमारी थिक सेल वॉल होती है, थिक वॉल होगी इसकी, और इसके अंदर स्पेस नहीं होगा, दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि अगर यहां पर कोई गैस है जैसे CO2 है तो वो बाहर नहीं निकलेगी, इसी सेल के अंदर रहेगी। लेकिन अगर मीजोफिल सेल की बात करें तो इनकी सेल वॉल थोड़ी थिन होती है, जहां से कि गैसियस का हमारा एक्सचेंज हो सकता है। O2 यहां से बाहर निकल सकती है, CO2 यहां पर अंदर आ सकती है, लेकिन यहां से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं कैसे हमारी C4 साइकिल होती है। तो स्टार्ट करते हैं C4 पाथवे। जो C4 पाथवे है हमारा वो दो सेल में होगा, एक तो मीजोफिल सेल में और दूसरा बंडल शीथ सेल में। ऊपर बनाते हैं मीजोफिल सेल, ये हमारी मान लेते हैं। ये हमारी मीजोफिल सेल है, इसके नीचे होती है बंडल शीथ सेल। ये हमारी बंडल शीथ सेल है। ठीक है, बंडल शीथ सेल और ऊपर है हमारी मीजोफिल सेल, है हमारी मीजोफिल सेल। अब जो मीजोफिल सेल है इसकी सेल वॉल थिन है और बंडल शीथ सेल की सेल वॉल थिक है। तो ये वाली जो सेल है मीजोफिल सेल, ये परमिएबल है गैसियस के एक्सचेंज के लिए। यहां से ऑक्सीजन बाहर जा सकती है और CO2 इसके अंदर आ सकती है। तो यहां पर CO2 आएगी और वो वाटर के साथ मिलकर HCO3 माइनस हमारा बना लेगी। और ये वाली जो मीजोफिल वाली सेल है, अभी दो सेल है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल के अंदर गैसियस का एक्सचेंज हो सकता है, बंडल शीथ सेल के अंदर गैसियस का एक्सचेंज नहीं होगा, ये इम्परमिएबल है गैसियस के एक्सचेंज के लिए। अब जो हमारी मीजोफिल वाली सेल है, इस वाली सेल के अंदर हमारा एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं पैप कार्बोक्सिलेज। यहां पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है पैप कार्बोक्सिलेज। ओके, तो HCO3 बंडल शीथ सेल में आकर मिलेगा हमारा, ये एक कार्बन का कंपाउंड है। ये मिलता है हमारा PEP से, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ये हमारा रेड कलर से दिखा देते हैं, PEP से मिला। और इस रिएक्शन कराने के लिए एक एंजाइम लगता है। मीजोफिल सेल के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है पैप कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज। जो ये वाला एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज, ये वाला एंजाइम CO2 को, जो कि हमारी HCO3 माइनस है और PEP है, इनको साथ में मिलाकर बना देता है, एक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि हमारा चार कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके अंदर हमारे 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन का और ये हमारा 4 कार्बन का बन गया। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है हमारा CO2 फिक्सेशन। यहां पर हो गया है, जो CO2 है वो यहां पर यूज हो गई और CO2 HCO3 माइनस बनकर फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ रिएक्ट करेगी और यहां पर एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है हमारा फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज।
एंजाइम के आगे लिखा है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब है कि ये बस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, इस पर ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारी HCO3- है इसके साथ रिएक्ट करके और PEP के साथ रिएक्ट करके, PEP है हमारा फोस्फोइनोल पायरोवेट, इसके साथ रिएक्ट करके एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। जो पहला कंपाउंड बन रहा है CO2 को फिक्स कर कर, तो CO2 को फिक्स कर कर जो पहला कंपाउंड बन रहा है वो कौन बन रहा है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C4 पाथवे। C4 पाथवे में हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इतने वाले स्टेप को हम बोलते हैं कि कार्बन का यहां पर फिक्सेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं फिक्सेशन। इतने स्टेप को फिक्सेशन। तो पहला स्टेप हमारा हो गया फिक्सेशन। तो पहला स्टेप हमारा हो गया फिक्सेशन। फिक्सेशन में हमारा बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये हमारा मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, मैलिक एसिड। चलो इससे दिखा देते हैं। और यहां पर भी एक हमारा एंजाइम लगेगा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। और इस जगह पर मैलिक डिहाइड्रोजिनेज वाले इस वाले स्टेप पर यहां पर एक NADPH यूज होगा। NADPH कहां बना था? लाइट रिएक्शन में, और वो इस जगह पर यूज होगा। NADPH यहां पर यूज हो जाएगा। पहले तो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, और ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड, यहां पर एक NADH भी यूज हो जाएगा। NADPH इधर की साइड से दिखा देते हैं। NADPH यूज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ में। देखो इतना स्टेप CO2 हमारा वाटर के साथ मिलकर HCO3- बना लिया। HCO3- PEP के साथ मिलकर फोस्फोइनोल पायरोवेट के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, इसके साथ मिलकर बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इतना हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट को बोलते हैं फिक्सेशन। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाए जो कि हमारा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। इसलिए इसी साइकिल को हम बोलते हैं C4 पाथवे। ये हमारी चल रहा है मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर हमारा PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, यहां पर रुबिस्को नहीं होता है। तो CO2 रुबिस्को के साथ रिएक्ट करके यहां पर PG वो नहीं बनाएगा, 3PGA नहीं बनाएगा, जबकि PEP कार्बोक्सिलेज के साथ रिएक्ट कर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और यहां पर एक एंजाइम लगेगा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, जो कि NADPH को NADP+ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां पर NADPH कहां से आया? जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है थैलाकोइड। थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP भी रिलीज होती है और NADPH भी रिलीज होता है। तो ये NADPH कहां से आया है? ये आया है हमारा लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन में भी कौन सी वाली से? नॉन साइक्लिक से। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप में इसका ट्रांसपोर्ट होगा। जो मैलिक एसिड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ सेल को। जो मैलिक एसिड है, जो हमारी सेकंड वाली सेल है, ये जो कि हमारी बंडल शीथ सेल, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा नीचे वाली सेल में, जो कि है बंडल शीथ सेल, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट।
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया मैलिक एसिड का बंडल सी सेल में। अब बंडल सी सेल में जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा छेद रहते हैं जो दो सेल के बीच में है कम्युनिकेशन के लिए, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यहां से मैलिक एसिड आ जाएगा बंडल सी सेल में, मैलिक एसिड आ गया बंडल सी सेल में, यहां पर आ गया। अच्छा, इस चीज को बोलते हैं हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया मैलिक एसिड का बंडल सी सेल में, और इस जगह को बोलते हैं हम, यही क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे दो सेल के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन के लिए ये गैप है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। कनेक्शन बिटवीन टू सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। मैलिक एसिड भी हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन, HCO3 PEP के साथ मिला, PEP कार्बोक्सिलेज यहां पर एंजाइम में बना हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है। वो मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के साथ मिलकर NADPH का यूज करके मैलिक एसिड बनाया। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया बंडल सी सेल में, और बंडल सी सेल में मैलिक एसिड का थर्ड स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन थर्ड स्टेप हमारा। तो इसमें क्या होगा कि मैलिक एसिड में से पहले तो एक CO2 रिलीज होगी। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिलीज होना, डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 कार्बन का निकलना। तो यहां से एक CO2 रिलीज हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। यहां पर हमारी CO2 निकल गई, और जो NADPH NAD प्लस में चेंज होकर मैलिक एसिड बना था, यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, NAD प्लस NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस सेल के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो CO2 निकली यहां पर, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो एक NADP प्लस है वो कन्वर्ट हो गया NADPH में। देखो अभी यहां पर अगर ध्यान से देखो तो मैलिक एसिड का तो ट्रांसपोर्ट हुआ ही है यहां पर, लेकिन मैलिक एसिड के साथ साथ हमने इस सेल से NADPH को इस सेल में पहुंचा दिया। इस वाली सेल में, बंडल सी सेल में हमारा NADPH नहीं बनता है, तो इस वाली सेल में हमें NADPH पहुंचाना है। तो यहां से NADPH को पहले इसमें मैलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन देकर इसको, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर NAD प्लस में NADPH बन गया। तो ये वाला जो NADPH था ये यहां पर आ गया। ओवरऑल जो हमारी बंडल सी सेल है इसके अंदर NADPH आ गया, एक NADPH हमारा बन गया, ये वाला NADPH हमारा बन गया। और इस स्टेप को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां पर एक CO2 निकला है, एक कार्बन निकला है, तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड वाला स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मैलिक एसिड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पायरोविक एसिड में, एक कार्बन निकल के पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पायरोविक एसिड हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये कन्वर्ट हो गया पायरोविक एसिड में, इसको इधर ले जाते हैं। देखो जो बंडल सी सेल है वो हमारी इम्परमिएबल है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, तो CO2 यहां से बाहर नहीं जाएगा, इस सेल में CO2 हो जाएगा बहुत सारा, और ये वाला CO2 यूज होगा यहां पर केल्विन साइकिल चलाने के लिए। मतलब C4 साइकिल में भी केल्विन साइकिल चलती है, C4 प्लांट भी C3 साइकिल करते हैं। उसी चीज को मैं बता रहा था, जो बंडल सी सेल है यहां पर अब C4 साइकिल चलेगी। C4 साइकिल तो चली रही है, C3 साइकिल भी चलेगी। C3 साइकिल यहां पर जो CO2 है वो RuBP के साथ मिलेगा, और CO2 मिलेंगे रूबिस्को के प्रेजेंट में, 3PGA बनेगा यहां पर,
3PGA में फिर अगला स्टेप G3P बनेगा, G3P से फिर ग्लूकोज बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। पूरी जो केल्विन साइकिल हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी वो पूरी केल्विन साइकिल यहाँ पर चलेगी। G3P से फिर रीजनरेशन होगा, ATP यूज होगा और दोबारा से यहाँ पर हमारा RUBP बन जाएगा। एक ATP यहाँ पर यूज होता था और इस स्टेप में हमारा 2 ATP और 2 NADPH। जो ये NADPH यहां पर आया है वो NADPH इस जगह पर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ADP प्लस NADP प्लस में ये कुछ नहीं है, छोटा छोटा लिखा है मैंने। ये पूरी हमारी जो केल्विन साइकिल होती है जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी वो पूरी केल्विन साइकिल यहां पर घूमेगी। ये हो गया डी कार्बोक्सिलेशन और ये हमारी केल्विन साइकिल यहां पर चल रही है। केल्विन साइकिल को मैं लिखता हूं C3 साइकिल, क्योंकि ग्लूकोज बनाने का एकमात्र तरीका है C3 साइकिल और C3 साइकिल यहां पर चल रही है। यहां पर C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल कौन सी सेल के अंदर होती है? बंडल सी सेल के अंदर। लेकिन अगर C3 प्लांट की बात करें तो उनके पास एक ही सेल होती है, मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर ही C3 साइकिल होती है। C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल मीजोफिल सेल के अंदर, C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल बंडल सी सेल के अंदर। और बंडल सी सेल के अंदर अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा एंजाइम होता है तो यहां पर बंडल सी सेल के अंदर एंजाइम होता है रूबिस्को, जो कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है लिविंग वर्ल्ड में। यहां पर एंजाइम है हमारा रूबिस्को, क्योंकि रूबिस्को जो एंजाइम है ये वाला एंजाइम ही हमारा C3 साइकिल कराएगा। RUBP जब CO2 के साथ मिलकर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो 3PGA बनेगा वो हमारा रूबिस्को ही बनवाएगा। बंडल सी सेल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को। और मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? PEP कार्बोक्सिलेज। ओके, रूबिस्को क्यों है यहां पर? क्योंकि यहां पर C3 साइकिल होनी है और C3 साइकिल होने के लिए रूबिस्को एंजाइम होना जरूरी है। अब जो ये पायरोविक एसिड है ये दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मीजोफिल सेल में, तो एक बार और यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा। तो फोर्थ स्टेप यहां पर दोबारा से हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, पायरोविक एसिड हमारे कितने कार्बन का कंपाउंड है? देखो, मैलिक एसिड में कितने कार्बन? 4 कार्बन। एक कार्बन ये निकल गया CO2, मैलिक एसिड से निकला है ये। तो पायरोविक एसिड में कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हमारा ऊपर गया, ट्रांसपोर्ट हुआ इसका, ये यहां पर आ गया, इसका बन गया हमारा पायरोविक एसिड। अब अगला स्टेप होगा हमारा जो पायरुविक एसिड है उससे PEP को रीजनरेट करना। पायरुविक एसिड को बोलते हैं हम C3 एसिड, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन है और ये एसिड है तो इसको बोलते हैं C3 एसिड। तो C3 एसिड से PEP का रीजनरेशन, क्योंकि साइकिल को कंटिन्यू चलते रहने के लिए PEP का होना जरूरी है। साइकिल जब भी पूरी होगी ना, जब पूरी सारे डॉट कनेक्ट हो जाएं, तो यहां पर इस स्टेप को बोलते हैं हम रीजनरेशन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला स्टेप आ गया हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन और रीजनरेशन वाले स्टेप में एक ATP का खर्चा आता है। इस स्टेप में हमारी एक ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोबारा से पूरी साइकिल को ध्यान से सुनो। तो यहां पर सबसे पहली ऊपर वाली जो सेल है ये है हमारी मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर थिन सेल वॉल है, तो यहां से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो यहां से CO2 अंदर आती है, पानी के साथ मिलेगी, SCO3- बनाएगी। अब SCO3- में कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन PEP के साथ मिलेगा, PEP फोस्फोइनोल पायरोवेट। फोस्फोइनोल पायरोवेट के साथ मिलकर बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। इस स्टेप को बोलते हैं हम फिक्सेशन। इसी 4 कार्बन के कंपाउंड की वजह से साइकिल का नाम पड़ा C4 पाथवे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADPH का यूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। यहां पर भी एक एंजाइम लगेगा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर एक एंजाइम लगा था पेप कार्बोक्सिलेज।
क्वेश्चन आता है कि मीजोफिल सेल के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा होगा, तो वो पेप कार्बोक्सिलेज। अगर बंडल सीज सेल के अंदर तो वो रुबिस्को होता है। चलो यहां पर आगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने NADPH का यूज करा और मैलिक एसिड बना लिया। अब सेकंड स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट। ये जो मैलिक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल सीज सेल में, और बंडल सीज सेल में मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होने के बाद मैलिक एसिड का होगा डीकार्बोक्सिलेशन। मैलिक एसिड में से एक कार्बन निकल जाएगा, एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया। अब ये CO2 इस सेल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाली सेल कैसी है, इम्परमिएबल है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ये CO2 इस सेल के अंदर ही रहेगा और यूज हो जाएगा C3 साइकिल में। जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल, C3 साइकिल केल्विन साइकिल में ये वाला CO2 यूज हो जाएगा RuBP के साथ मिलकर। RuBP के साथ मिलकर ये CO2 यूज हो जाएगा और यहाँ पर पूरी केल्विन साइकिल चलेगी जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी। और यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, 6 बार साइकिल घूमेगी तब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ इसने यहाँ पर NAD+ को NADPH में भी कन्वर्ट कर दिया था, और ये वाला NADPH इस केल्विन साइकिल में यूज हो रहा है। और मैलिक एसिड में से जब एक कार्बन निकल के CO2 की फॉर्म में चला गया तो यहाँ पर कितने कार्बन बचे, कितने कार्बन बचे मैलिक में से? अगर एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया तो यहाँ पर कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। अब इन 3 कार्बन का एसिड बनता है जिसको बोलते हैं पायरोविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का एसिड है। ये पायरोविक एसिड दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल सीज सेल से मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में ये ट्रांसपोर्ट होकर फिर दोबारा से PEP को रीजनरेट करेगा, जिस स्टेप को बोलेंगे रीजनरेशन। और रीजनरेशन में एक ATP यूज होगी और रीजनरेशन वाला स्टेप हो जाएगा जिससे दोबारा से PEP बन जाएगा, और PEP दोबारा बन गया और ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहेगी। जो बंडल सीज सेल है उसके अंदर रुबिस्को ज्यादा है, और जो मीजोफिल सेल है उसके अंदर हमारा पेप कार्बोक्सिलेज ज्यादा है। और ये होते हैं हमारे C4 प्लांट, और C4 प्लांट अच्छे होते हैं, ज्यादा इफिशिएंट होते हैं अगर कंपेयर करें C3 प्लांट से, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन से प्लांट का लॉस होता है, और फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता, C3 प्लांट में होता है बस। फोटो रेस्पिरेशन जब होता है जब RuBP, ये रुबिस्को जो है, जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन कर जाए, RuBP और रुबिस्को और ऑक्सीजन सब आपस में मिल जाएं तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा। बंडल सीज सेल के अंदर क्या ऑक्सीजन है? जवाब दो, बंडल सीज सेल के अंदर क्या ऑक्सीजन है? नहीं, बंडल सीज सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, बस इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मैलिक एसिड से यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन से निकल रही है। बंडल सीज सेल के अंदर रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। C4 प्लांट बढ़िया हैं क्योंकि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये ज्यादा इफिशियंट है। C3 प्लांट हमारे कम इफिशियंट हैं क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो अब देखते हैं स्टेप ऑफ H// पाथवे। यहाँ पर क्या क्या स्टेप दे रखे हैं। पहले तो प्राइमरी CO2 जो है वो PEP के साथ मिलेगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ, जो कि बनाएगा हमारा, यहाँ पर एक एंजाइम भी लगेगा पेप कार्बोक्सिलेज, जिससे एक C4 एसिड बनेगा जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। अगर रुबिस्को एंजाइम होता और CO2 उसको मिल जाता और RuBP मिल जाता तो तीनों मिलकर 3PGA बना देते, लेकिन यहां पर रुबिस्को नहीं होता है, PEP होता है जिसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, जो 4 कार्बन का हमारा एसिड बना है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में, और वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल सीज सेल में। बंडल सीज सेल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में एक CO2 निकल जाता है और यहाँ पर एक NADPH भी बनता है। यहाँ पर एक NADPH खर्च होता है और यहाँ पर एक बनता है, और CO2 जो निकला है वो केल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर देता है और यहाँ पर पूरी C3 हमारी साइकिल चलती है। और C3 एसिड, यहाँ पर C3 एसिड बोला है पायरोविक एसिड को, पायरोविक एसिड बन जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा मीजोफिल सेल के अंदर चला जाएगा। मीजोफिल सेल के अंदर उससे फॉस्फोइनोल पायरोवेट का रीजनरेशन होगा और इस स्टेप में भी एक ATP यूज होगा, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर भी हमारा एक
NADPH यूज हो रहा था, यहां पर एक NADPH बन रहा था, यहां पर NADPH बन रहा है, यहां पर यूज हो रहा है, तो यहां पर बन रहा है, यहां यूज हो रहा है, और यहां पर एक ATP हमारा खर्च हो रहा है पायरोविक एसिड को फोस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट करने के लिए, फोस्फोइनोल पायरोवेट। C4 प्लांट क्यों स्पेशल है? क्योंकि इनके अंदर क्रैंज एनाटोमी होती है। क्रैंज एनाटोमी क्यों किसको बोलते हैं? जिसमें जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं उसके चारों तरफ बंडल सी सेल हो, उसको क्रैंज एनाटोमी बोलते हैं। C4 प्लांट हमारे हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं। C3 प्लांट के कंपेयर में C4 प्लांट ज़्यादा टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं। C3 प्लांट हमारे अच्छे काम करते हैं लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर वहीं C4 प्लांट की बात करें तो इनका अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है 30 से लगभग 35 डिग्री, 40 डिग्री तक भी हो सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस में इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।